सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है राजा। आज हम बात करने वाले हैं रेनो ट्रैवर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कॉन्स की, इंजन की। जो सब बोलते हैं कि लो पावर, अंडर पावर है, कैपेबल नहीं है लोगों को ले जाने के लिए। फुल लोड पे मैंने गाड़ी को चलाया है। 6 बड़ों के साथ 4 बच्चों को मैंने ट्रेवल किया है, दिल्ली से लेके ताजमहल तक। मतलब 6 बड़े थे और 4 बच्चे, टोटल 10 लोग। 10 की जगह आप 8 कंसीडर कर लीजिए, एवरेज मान लीजिए। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, मेरा फ्रंट एसी भी ऑन था, रेयर एसी भी ऑन था। जो मेरा वेरिएंट है गाड़ी का, वो बेस से अपर में जाता है, जिसके अंदर 2 कूलिंग कोयल आती है। तो कहीं ना कहीं एसी ऑन होता है तो वो भी इंजन पे लोड ही जाता है। ऐसा नहीं है कि एसी ऑन हो और इंजन पे लोड ना आए, लोड आता है। मैंने जो गाड़ी को ट्रेवल किया है, गाड़ी को जो चलाया है, वो एसी ऑन पे ही चलाया था, तो मुझे अंडर पावर कहीं नहीं लगी। अब एक बात खुद सोचिए, जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आती है उसमें आपको लाना ले जाना कर रही है। ये सिर्फ गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं लाने ले जाने के लिए। वो इस वर्ड को मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप सोचें कि ये पंजा रखें, रेस दबाएं और गाड़ी बिल्कुल रॉकेट बन जाएगी, ऐसी गाड़ी नहीं है। ये फैमिली कार की तरह आप कंसीडर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। एसी में फुल केबिन बड़ा मिल जाता है आपको, और वैल्यू फॉर मनी भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इस वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि वैल्यू फॉर मनी क्यों है। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही समझाएंगे कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मेरी नज़र में तो 200% ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, इंजन में दिक्कत आ गई। अब मशीन का पार्ट है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है। मेरे साथ भी आ जाती है कभी कभी। जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक लाइट आ गई थी, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। बाकी अभी इंजन की बात करेंगे तो इंजन बहुत अच्छा है। फुल लोड में मैंने चलाया है, मैं विद एसी पे ही चलाता हूँ। अब हम बात करते हैं गाड़ी के डिज़ाइन की। तो गाइज, इसके डिज़ाइन की बात की जाए, इसके डायमेंशन की बात की जाए, फ्रंट से हम बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट में आपको एक अच्छा शार्प लुक देखने के लिए मिल जाता है, मॉडर्न डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है। हेलोजन टेल लैम्प मिल जाते हैं आपको। फोक बेस वेरिएंट और अपर वेरिएंट पे नहीं आता है। सेंटर में आपको रेनो का लोगो मिल जाता है। मतलब लुक देखा जाए ना, इसकी फ्रंट प्रोफाइल बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत मतलब मॉडर्न लुक की बात की जाए ना। अब जैसे साइड प्रोफाइल की बात की जाए, जैसे कि ये व्हील आर्च क्लाइडिंग की बात हो या बम्पर पे क्लाइडिंग की बात हो, स्किड प्लेट इसमें नहीं आती है। अब जैसे ये मैंने फुट स्टेपर ये आफ्टर मार्केट लगवाए हैं, आप कंपनी से भी लगवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है ना, गाड़ी एक बल्कि हो जाती है। तो मैं तो ये बोलूँगा आप ये फुट स्टेपर लगवाएं। ये चढ़ने के लिए फ़ायदेमंद है और एक ये प्रोटेक्ट भी करता है। बाइकें आ रही हैं, कुछ टकरा जाती हैं, तो उनसे भी ये सेफ करता है आपको। मैंने तो इसलिए लगाया क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है गाइज। अभी भी मैं ट्रैफिक में से ही आया हूँ, तो कहीं ना कोई इधर उधर गाड़ी चलाता ही है। तो हमें अब खुद की सेफ्टी अपने हाथ में ही होती है, हमें ध्यान से चलाना है। इसलिए मैंने ये प्रोटेक्टर गार्ड भी लगवाए हैं, ये भी लगाया फुट स्टेप पर। तो ये क्या थोड़े से आगे निकले हुए होते हैं, 2-3 इंची आगे होते हैं। उससे क्या फ़ायदा है कि बाइक वाले आएंगे तो उससे रुक जाएंगे। और इसके जो डायमेंशन की बात कर रहे थे, इसका कॉम्पैक्ट साइज रहने वाला है। कॉम्पैक्ट साइज मतलब ये 4 मीटर के अंदर आती है। तो उससे क्या है कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो जाता है। टैक्स कम लगता है, इंश्योरेंस कम लगता है, हर एक चीज़ कम लगती है। इसलिए ये हमें मार्केट में सस्ती मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके व्हील बेस की। इसका व्हील बेस आता है 2636 mm का गाइस। 2636 mm का इतना ज़्यादा व्हील बेस है, जिससे आपको गाड़ी में कंट्रोल, कंफर्ट, हर एक चीज़ इनकी जो हो जाती है। रेयर सीट का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है व्हील बेस ज़्यादा होने से। ग्रैंड विटारा, क्रेटा, किया सेल्टोस, उन सबसे ज़्यादा इसका व्हील बेस होने वाला है। तो गाइज, आपको क्या चाहिए? 6 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस है रेनो ट्राइबर का। उसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए, मेरे को एक बात तो बताइए। फ्रंट प्रोफाइल आपने देख लिया, साइड प्रोफाइल आपने देख लिया, दोनों बेस्ट है मेरी नज़र में, बहुत अच्छे हैं। मगर आप रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रेयर में आप देखिए कितनी छोटी आप इसके अंदर टेल लैम्प दिया हुआ है। ये थोड़ा बड़ा कर सकते हैं तो साइज थोड़ा बल्कि लगता। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, डिज़ाइन में चांद लगाया देते, जिसको बोलते हैं ना, एक छोटी सी चीज़ भी मज़ा बांध देती है। अभी थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज होता, थोड़ा इस तरीके की शेप आती, तो वोल्वो की तरह डिज़ाइन आता, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ना कि सारी गाड़ियों का मिक्सचर आपको एक ही गाड़ी में दे दिया गया है। बाकी सब अच्छा लगता है। अब इसका जो है ना, एक माइनस पॉइंट और भी है, इसका बूट स्पेस। गाइस, 7 सीटर होने के साथ साथ इसका बूट स्पेस थोड़ा और बढ़ा सकते थे, मगर वही 4 मीटर वाला फंडा। 4 मीटर से ऊपर करेंगे तो गाड़ी महंगी हो जाएगी, हर चीज़ महंगा हो जाएगा। और इसमें 84 लीटर का बूट स्पेस है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है।
आप 7 लोगों के साथ जा रहे हो तो आपके साथ बैग भी होंगे, लगेज भी होगा, सब कुछ होगा, तो आपको कैरियर ऊपर लगाना पड़ेगा। एक कमी हो गई इसकी, 84 लीटर का बूट स्पेस है। आइए इसका एक फ़ायदा भी बता देता हूँ। इसके साथ कंपनी ने क्या दिया है आपको, ये दिया है रूफ रेल। ये देख रहे हो रूफ रेल, 50 केजी लोड कैपेसिटी के साथ आती है ये रूफ रेल। इसके आप लगेज, कैरियर, हर एक चीज़ इस पे बांध सकते हैं, लगा सकते हैं। आफ्टर मार्केट भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, आप इसके अंदर लगा सकते हैं। एक -84 लीटर का बूट स्पेस हो गया। अब देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है। ये पावर विंडो नहीं है, पावर विंडो दे सकते थे। और ये देखिए पावर विंडो दे सकते थे, मगर वो इसकी क्वालिटी तो फिर भी ठीक है, बट क्या है कि हाँ मेरे को एक माइनस पॉइंट लगता है ये चीज़। मारुति वाले यहाँ पे एक क्लिप देते हैं, सर्कल देते हैं, जो यहाँ पे छल्ले की तरह लग जाता है, तो ये हाइड हो जाता है, दिखता नहीं है। कि प्लास्टिक क्वालिटी तो सही है, जैसे मारुति में आती है, उस जिस प्राइस रेंज में आती है उस हिसाब से प्लास्टिक क्वालिटी बहुत बेस्ट है। आप ये देखिए 7 सीटर में कितना स्पेस मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है इसके अंदर 7 सीटर में। जब आप ये 5 सीटर की तरह यूज़ करते हैं, इन सीटों को आप गिरा देते हैं और ये सीटें निकल भी जाती हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि खाली ये फोल्ड होती हैं, ये सीटों को इस तरीके से आप इसको इस तरीके से सीटों को हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके का पॉइंट है, इसको देखिए, ये सारी सीटें निकाल के आप अपने घर में रख लीजिए। तो ये सारी सीटें निकालने के बाद जो बूट स्पेस निकलता है वो निकलता है 625 लीटर का। और आगे वाली सीट को थोड़ा सा हम आगे स्लाइड कर देते हैं तो 650 लीटर का बूट स्पेस हो जाए। ये उस प्राइस रेंज में गाड़ी आती है, स्विफ्ट हो गई, हुंडई की बेस वेरिएंट, हैचबैक गाड़ियों में ये सबसे बढ़िया गाड़ी मेरे को लगती है। 5 सीटर के बाद बहुत ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है, बाकी 7 सीटर के साथ बूट स्पेस कम हो जाता है इसका। और गाइज अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी की। जैसे बात हो रही है ना कि पहले ये 4 स्टार रेटिंग के साथ आती थी, 4 स्टार एनकैप के साथ में आती थी, बट अब इसका एनकैप थोड़ा डाउन हो गया है, अब हो गया है 2 स्टार एनकैप के साथ में ये गाड़ी आ रही है। उसका क्या रीज़न है? वो उसका रीज़न ये, जो अफ्रीका एनकैप में ये गाड़ी टेस्ट की गई है, जो इंडिया में गाड़ी सेफ्टी के साथ आती है वो गाड़ी वहाँ नहीं गई है। तो चलिए इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। बाकी ये अभी भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये 4 स्टार रेटिंग ही है, नहीं है तो आप 2 स्टार मान लीजिए। जब ये 4 स्टार आती थी तो मारुति की अर्टिगा आती थी 3 स्टार, अब ये 2 स्टार आ रही है, तो मारुति की अर्टिगा आ रही है 1 स्टार। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए क्या आपको प्रोज मानना है, क्या आपको कॉन्स मानना है। सेफ्टी की बात की जाए तो आपको रेयर पार्किंग सेंसर इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए इसके अंदर मिलने वाली। सेफ्टी की 2 एयर बैग मिल जाते हैं। गाइस ये आप देख सकते हैं ना, एसआरपी 2 एयर बैग आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का आप स्विच यहाँ देख सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आप इसके अंदर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आप देख सकते हैं। टायर प्रेशर मैंने आपको बता दिया। पेडिस्ट्रियन प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं। स्पीड अलर्ट वार्निंग, ABS प्लस EBD विद ब्रेक असिस्ट। हिल स्टार्ट असिस्ट फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो इसलिए कि बार बार आपको हैंड ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी फ्लाईओवर पर चल रहे हैं या ढलान पर चल रहे हैं तो 2 सेकंड के लिए गाड़ी वहीं पे होल्ड हो जाएगी और वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और गाइज जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये पॉइंट है, ये देख सकते हैं आप, ये मतलब आउटडेटेड लग रहा है मुझे थोड़ा। बाकी इससे कुछ कमी कुछ नहीं है, मगर वही है कि भाई लोगों को छोटी छोटी चीज़ें भी बुरी लगने लगती हैं। बाकी मुझे बुरी नहीं लग रही हैं, आपको डिसाइड करना है आपको क्या बुरा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। मेरा काम चल रहा है इससे। अब कुछ लोग काम चला सकते हैं, कुछ नहीं चला सकते हैं। अब जैसे ये फिक्स हेडरेस्ट की बात की जाए, काफ़ी लोगों को ये नापसंद होता है कि हम तो उसको हटा के चलाएंगे, या फिर ये अच्छा नहीं लग रहा है लुक वाइज। तो ये काम चलाने वाली बात है, कोई चला सकता है कोई नहीं चला सकता है। अब फिक्स का ये है कि भाई एक्सीडेंट में थोड़ा फ़ायदा देता है कि भाई आप डिटेचेबल वाला होगा, आप हटा देते हैं और उस टाइम एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, आपकी नेक ऐसे करके टूट जाए। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ गर्दन टूटने के डर ज़्यादा रहता है। तो आपके ऊपर है कि क्या आपको प्रोज मानना है, क्या आपको कॉन्स मानना है, क्या कमियाँ क्या खासियत। अब जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात मैं करता हूँ। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको क्विड में, ट्राइबर में और काइगर में, तीनों में देखने के लिए मिलता है। आप टॉप वेरिएंट लेंगे जब जाके आपको TFT मिलती है।
जिसके अंदर आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। सेम इसके अंदर भी सारी जानकारी आपको मिल जाती है, जितने भी पॉइंट आते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे हैंड ब्रेक का है, ये सीट बेल्ट का है, हर एक इंडिकेट इसमें किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें जानकारी नहीं मिलेगी, मगर वही है कि मॉडर्न ज़माना, तो आपको TFT डिस्प्ले चाहिए, आपको TFT की। और जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की मैंने, अब ऐसी आप म्यूज़िक सिस्टम की, इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की करेंगे तो बेस में तो कुछ आता ही नहीं है। आप ऐसे आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आना चाहिए, तो ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर मिलना चाहिए था, नहीं, ये तो ओल्ड स्कूल की टाइप की तरह इसको घुमाएंगे, आप आएगी स्पीड फ़ैन की। तो वही डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए और कितने प्राइस में चाहिए। आपको सब मिलेगा इस प्राइस रेंज के अंदर, आप ले जा सकते हैं। अब जैसे देखिए कि ये देखिए, यहाँ फ्रंट में ही आपको लैंप मिलता है और आपका 7 सीटर है, इतनी लंबी पीछे तक, आपको कहीं बीच में कुछ नहीं मिलता है। अब ऐसे ही आप यहाँ नीचे बात करेंगे तो यहाँ पे एक 12 वॉट का आपको पॉइंट मिल जाएगा, ना सेकंड और थर्ड रो में नहीं मिलता है आपको। अब इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए, काफ़ी लोगों को ये होता है कि भाई इतनी लंबी गाड़ी है, व्हील बेस ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ब्रेकर पे गाड़ी लगती होगी। ये कहीं ब्रेकर पे नहीं लगती थी गाड़ी जब तक मैंने इसके अंदर ये फुट स्टेपर नहीं लगाया था। फुट स्टेपर के फ़ायदे बहुत सारे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे गाड़ियाँ दूर चलती हैं, कोई टकराएगा भी तो पहले इससे टकराएगा, फिर बाद में हमारे गेटों से टकराएगा या फेंडर से टकराएगा। बाकी होनी ना होनी वो तो कुछ कह नहीं सकते। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ जो दिक्कत फुट स्टेपर लगाने के बाद होती है। ये आप देख रहे हैं, ये नट जो ये टेढ़ा हो चुका है, ये जो नट टेढ़ा हुआ है उसका रीज़न ये है कि वो एक्स्ट्रा लेंथ उसकी निकली हुई थी। तो जो ब्रेकर, जो गलियों के अंदर बड़े बड़े ब्रेकर लगा देते हैं गवर्नमेंट से अलग ब्रेकर, गवर्नमेंट लगाती है एक स्टैंडर्ड के ब्रेकर, बट क्या है कि कुछ लोग कॉलोनियों में अपने हिसाब से ऊंचे ऊंचे टीले बना देते हैं, ये उस पर लगा था। अब ये छोटा होता तो नहीं लगता। बाकी मेरे को ये फुट स्टेपर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है अभी तक। अब आपको पता चलेगा गाड़ी के अंदर, कैबिन के अंदर बाहर की नॉइज़, बाहर की आवाज़ें कितनी आती हैं। ठीक है, अब मैं शीशे अप कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा बाहर की आवाज़ कितनी आती है। अभी हम ट्रैफिक में हैं, इसलिए मैं ट्रैफिक में दिखा रहा हूँ और अच्छे से आपको पता चल पाए। अब मैंने शीशे अप कर दिए हैं इसके, तो आप थोड़ा फ़र्क महसूस करेंगे वीडियो में। मुझे तो फील हो रहा है कि बाहर का कितनी नॉइज़ आ रही थी, कितना ट्रैफिक था, उस सब की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, हर एक चीज़ की आवाज़ आ रही थी। तो अब देखते हैं वीडियो के अंदर। गाइस, स्टेबिलिटी की बात की जाए, गाड़ी को मैंने 138 की स्पीड में चलाया है, फैमिली के साथ में चलाया है, फुल लोड के साथ में चलाया है, AC ऑन है। मुझे भी कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ये तो अब मैं इतना कर रहा हूँ। और यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपका रोड सरफेस कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो। तो स्टेबिलिटी की तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साइड में आप वीडियो देख सकते हो, 138 किलोमीटर की स्पीड पर मैंने गाड़ी को चलाया हुआ है। आप पहले वीडियो, मेरी 2-3 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। आप देख सकते हैं कटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब कॉम्पैक्ट साइज़ होने की वजह से ये कहीं भी छोटे नैरो रास्ते में से निकल सकती है। ट्रैफिक में आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं आपको ये बात बोलूँगा कि आप किसी की भी वीडियो देख रहे हैं ना, उससे आप नेगेटिविटी लीजिए ना पॉजिटिविटी लीजिए, आप सीधी चीज़ें देखिए और टेस्ट ड्राइव जाके लीजिए। एक जगह लीजिए, 2 जगह लीजिए, 3 जगह लीजिए, तो आपको खुद कंफर्म हो जाएगा कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। काफ़ी चीज़ें हो सकता है मैं भी गलत बता रहा हूँ, क्योंकि समझने वाले की समझ है कि वो किस तरीके से हमारी बात को समझता है। और बात करते हैं रीसेल वैल्यू की। गाड़ी की रीसेल वैल्यू पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, मगर आप ये सोचें कि मारुति, हुंडई और होंडा के बराबर इसकी रीसेल वैल्यू है, तो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर बात बोलता हूँ। मगर ये कि आज के टाइम पे आप स्पिनी पे या कार24 पे जाके आप इसका प्राइस देखेंगे सेकंड हैंड का, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई रीसेल वैल्यू है या नहीं है। किसी से वीडियो से प्रभावित होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप प्रैक्टिकल की चीज़ें करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। अब बात करेंगे रीसेल वैल्यू की, सर्विस सेंटर की। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे पास कम से कम 3 सर्विस सेंटर पड़ते हैं मेरे घर के पास, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की रेडियस के अंदर। मैं चाहे नोएडा में जाऊँ, चाहे मैं दिल्ली में दिखाऊँ, तो मेरे पास सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके यहाँ से सर्विस सेंटर कितनी दूर है। और रीसेल वैल्यू की बात जैसे मैंने अभी करी वीडियो के अंदर में,
रीसेल वैल्यू मारुति, हुंडई और होंडा के कंपैरिजन में इसकी रीसेल वैल्यू कम है। आपको रीसेल वैल्यू चेक करनी है तो स्पिनी पे और कार24 पे और इतनी थर्ड पार्टी जितनी वेबसाइट होती हैं उस पर आप चेक कर सकते हैं। आप खुद सेटिस्फाई हो सकते हैं कि इसकी रीसेल वैल्यू कितनी है। अब कोई फैमिली के लिए गाड़ी ले रहा है, वो ख़रीदने और बेचने के लिए तो गाड़ी लेगा नहीं, चलाने के लिए लेगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लेगा, तो उसके लिए बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मैं गारंटी से कहता हूँ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मैं चला रहा हूँ, फैमिली के साथ जाता हूँ, बरसात में गया हूँ, कहीं मेरे को भी अभी 19 कमी महसूस नहीं हुई है। और मेरी गाड़ी चल चुकी है कितनी, मैं एक बार देख लेता हूँ। 6000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलने वाली है। 6000 किलोमीटर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। और मेरी गाड़ी के अंदर डबल AC है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हो सकता है इसलिए मेरा माइलेज आपके हिसाब से कम भी हो सकता है। और मेरी गाड़ी में माइलेज 9 से लेके 19 किलोमीटर तक का मेरे को गाड़ी माइलेज देती है। तो आप किस तरीके से चलाते हैं, दिल्ली के ट्रैफिक में चलाते हैं, हाईवे पे चलाते हैं, कहाँ चलाते हैं, माइलेज एवरेज दोनों अलग चीज़ होती है। एवरेज सब कुछ मिक्स होता है। माइलेज आप एक पर्टिकुलर सरफेस पे चलाने में, मतलब जो हाईवे पे चला रहे हैं वो माइलेज कंसीडर किया जाता है, तो माइलेज उसके अंदर आपको ज़्यादा मिल जाता है। मैं AC के ऊपर चलाता हूँ तो मेरे को 18-19 का माइलेज मिलता है। माइलेज के लिए भी मैं एक वीडियो आई बटन में डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। माइलेज से रिलेटेड आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। माइलेज कभी फिक्स नहीं रहता है। कभी आप सोचें 18 का कोई माइलेज बता रहा है वो ट्रैफिक में मिलेगा, नहीं, ट्रैफिक में माइलेज कम हो जाता है। दोस्तों मेरे को इसके अंदर 2 कमियाँ और ज़्यादा फील होती हैं। एक कि इसके अंदर टर्बो चार्जर आना चाहिए, वो उन लोगों के लिए जो गाड़ियों को तेज़ चलाते हैं, और टर्बो इसके अंदर आ जाता है तो ये सारी कमियों को फुलफ़िल कर देगी गाड़ी। अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए। नॉर्मल लोग यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ जो आराम से चलाने वाले हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से कि गाड़ी कैसे चलती है कैसे नहीं चलती है। हाई टॉर्क की बात हो रही है यहाँ पे, हाई पावर की बात हो रही है यहाँ पे। एक कॉन्स ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये ना गाड़ी EV में आती, ना CNG में आती, ना डीजल में आती, ये सिर्फ पेट्रोल में आती है। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो सिर्फ पेट्रोल में आता है। तो कहीं ना कहीं इसको CNG में आना चाहिए, जिससे कि इसका माइलेज और ज़्यादा इंक्रीज हो पाए। और एक इसका टायर 14 इंचज़ के इसमें आते हैं, कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल में, स्टेबिलिटी में, किसी भी चीज़ में। सस्पेंशन बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं इसको 1 इंची बढ़ा देंगे, 15 इंचज़ कर देंगे तो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, हर एक चीज़ इंक्रीज़ होगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, कंफर्ट हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, मज़ा और ज़्यादा आएगा। मगर जो प्राइस रेंज कंपनी ऑफर करती है उस प्राइस रेंज में इतनी चीज़ें मिलना पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ों की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं या लोग चाहते हैं। टर्बो चार्जर जब लगाया जाता है गाड़ी में तो उसमें और भी सारी चीज़ें, कंपोनेंट लगाए जाते हैं। कंपोनेंट लगाने के बाद प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जो इसकी जो कलरिंग है, जो बॉडी कलर है, ये 2 कलर का है, मारुति में 4 कलर आता है, तो हमें नहीं पता इसके अंदर कितने कलर हैं। बाकी अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अच्छा गाइस, बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि BS6 फेज़ 2 में ये आती है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी को मद्देनज़र रख के इसकी बिल्ड क्वालिटी को मेंटेन किया गया है। अर्टिगा से इसको कंपेयर करेंगे, अर्टिगा में सेकंड और थर्ड रो के लिए कोई भी AC वेंट नहीं दिया जाता है। वो AC फैन होता है, जो पता है एक ब्लोअर होता है जो आगे की हवा को पीछे फेंकता है। मैं इसमें आपको एक प्लस पॉइंट दिखाता हूँ गाइस, होते हैं सभी गाड़ियों में फ्रंट में AC होता है। इसमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, सेकंड रो के लिए ये दिया गया है और थर्ड रो के लिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, तो बहुत बढ़िया है। और मैं आपको इसका ऐसी कूलिंग कॉइल भी दिखा देता हूँ जो फ्रंट में यहाँ पे लगाई गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कूलिंग कॉइल है, तो इसमें 2 कूलिंग कॉइल आती है, एक आगे और एक पीछे। इस गाड़ी में आपको कहीं पे भी गर्मी फील नहीं होने वाली है। आप आगे और पीछे के AC को ऑन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, गर्मी कहीं नहीं लगेगी। प्लान है इस गाड़ी को लेने के लिए, इससे पहले आपने कोई गाड़ी नहीं चलाई है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपने मैनुअल ट्रांसमिशन की कोई सी भी, मैनुअल गियर बॉक्स वाली कोई सी भी गाड़ी आपने चलाई है तो ऑटोमेटिक में ना जाएं। ऑटोमेटिक इससे भी ज़्यादा थोड़ी 2 सेकंड 1 सेकंड का टाइम लेती है हर एक चीज़ करने के लिए। आप वो कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक ले सकते हैं। ऑटोमेटिक में कहीं ना कहीं लैग देखने के लिए मिलता है, थोड़ा स्लोपन देखने के लिए मिलता है, जो लोगों को लगता है कि इससे भी कम फील होगा। तो आपको समझना है क्या प्रोस थे क्या कॉन्स थे। धन्यवाद।